जब मैं यंग था, व्हेन आई एंटर्ड द प्रोफेशन, तो हमारे पास ज्यादातर 2 या 3 नौयत के केसेस ही आते हैं आमतौर पर। या खुला करवा दें, या 22 से 22 बी फाइल कर दें, या तो खातून का शादी करके आए तो उनकी डेट फाइल करके हरासमेंट की या FIR रिक्वेस्टमेंट फाइल कर दीजिए। अगर आप नोट करें, जब ये कस्टडी लिटिगेशन शुरू होती है तो कस्टडी लिटिगेशन में आमतौर पे 3 पार्टीज होती हैं। एक पेरेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि मदर है, एक फादर है और एक बच्चा एक सेल्फ है। हमारे यहाँ जो लिटिगेशन चलती है वो बेसिकली कस्टडी मदर की तरफ से फाइल होती है, सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल होता है, बाप की तरफ से अगर देखें तो सूट फॉर कस्टडी फाइल होता है, और साथ एक सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम कस्टडी ऑफ द माइनर। अगर आप थोड़ा सा और इसे फर्दर एलैबोरेट करूंगा, मैं अगर देखें गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट को देखें, थोड़ा सा मैं उसके आपको ब्रीफ दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट में इन्वॉल्व है वो बेसिकली 2 तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इसके प्रेजेंटली ठीक है, इसलिए वो लॉ की तरफ। अगर आप गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट को देखें तो गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट में 3 तरह की गार्डियनशिप का जिक्र मिलता है और 2 तरह की कस्टडी का जिक्र मिलता है। अगर गार्डियनशिप को हम देखें तो उसमें गार्डियनशिप ऑफ पर्सन है, गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी है एंड गार्डियनशिप ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी है। सेक्शन 7 जो है वो डील करता है, गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट का सेक्शन 7 डील करता है कोर्ट की जुरिसडिक्शन को, सेक्शन 10 डील करता है डिक्लेरेशन को, और सेक्शन आपका 15 एंड 10 सेक्शन 10 डिक्लेरेशन को डील करता है और सेक्शन 15 ज्वाइंट गार्डियनशिप के कॉन्सेप्ट को डील करता है। ज्वाइंट गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट आमतौर पे हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चलती है उसमें वो प्रिवेल नहीं करता, लेकिन प्रोविजन है कोर्ट कैन अपॉइंट 1 और 2 और मोर और सेवरल गार्डियंस ऑफ द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो जो अगर आप ज्वाइंट गार्डियनशिप में जाएंगे तो गार्डियनशिप को आपको सेक्शन 15 को इन्वोक करना पड़ेगा। जो 99% लिटिगेशन चलती है पाकिस्तान में या आपके कोर्स में, हम अगर लाहौर की बात करें तो सेक्शन 7 एंड 10 के तहत एप्लीकेशन फाइल की जाती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ द माइनर जी। अब जो मैं जैसे जिक्र किया कि गार्डियनशिप केस में या कस्टडी केस में बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट, यानी एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, एक कस्टोडियल पेरेंट है और एक चाइल्ड हिमसेल्फ है। नॉन कस्टोडियल पेरेंट इज द पेरेंट हु डज नॉट हैव कस्टडी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बाप, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि नॉन कस्टोडियल जो पेरेंट है ही इज अ फादर। फिर जो कस्टोडियल पेरेंट है, नॉट एसेंशियली कि वो मदर या फादर ही हो, वो कोई भी पेरेंट या दादा दादी या कोई नाना नानी जिसके पास वो बच्चा है, he is considered as a custodial parent and the child is called as a ward. So guardian wards act है, basically ये ward कहलाता है बच्चा जो लिटिगेशन में आता है। अब कस्टडी के मामला जो बच्चे की हवाले की मामला डिस्प्यूट राइज हो जाता है मियां बीवी के दरमियान, लिटिगेशन शुरू हो जाती है। मदर की साइड से जैसे मैंने गुजारिश की कि सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल होते हैं और बाप की तरफ से सूट फॉर पिटीशन फॉर कस्टडी और पिटीशन फॉर गार्डियनशिप फाइल होती है। बेसिकली कस्टडी मामला को 4 लॉज डील करते हैं, 4 लॉज है जो रेगुलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, द सेकंड वन इज मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, ये बेसिकली खुला के मामला को डील करता है। फिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है जो सब्सटेंशियल राइट्स को एडजुडिकेट करता है कि कोर्ट का प्रोसेस कैसे होगा या किस तरह लेके चलेगा। और फिर वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965, ये डील करता है आपकी जो इंसिडरी मामला है जिन्हें कोर्ट के पावर्स हैं, जैसे एडजुडिकेशन है, जुरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, वो ये मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 डील करते हैं। और फिर माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। पर्सन आप बच्चे की लीगल टर्म में जब बात करेंगे तो बच्चा या बॉन्ड का जिक्र नहीं करेंगे, पर्सन ऑफ द माइनर जो उसकी जात से रिलेटेड है। फिर जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए स्पेसिफिकली इट शुड हैव टू बी फाइल्ड सूट फॉर द गार्डियनशिप फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, वो एक अलग प्रोसेस है, वो सेक्शन 42 के तहत डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद सेक्शन 7 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट है जो डिफाइन करता है पावर्स ऑफ द कोर्ट, कि अगर वो कोर्ट किन सूरतों में किसी को गार्डियन अपॉइंट करेगा
उसमें सब सेक्शन 1 है, where the court is satisfied that it is for the welfare of the minor. अब ये welfare of the minor is a term जो मेरी 20 साल की वकालत में जो एक्सक्लूसिवली मैंने चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के ऊपर की है, आज तक नहीं मैं समझ सका ये वेलफेयर ऑफ माइनर है क्या चीज। अगर मैं थोड़ा सा, जैसे मेरे भाई ने मुझे पहले गाइड किया है, मलिक साहब ने कहा ये सारे बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये वेलफेयर ऑफ माइनर तो ये है सबके सामने के लिए। प्रैक्टिकली जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इट इज प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ द मदर। प्रैक्टिकली आपको टूथ एंड नेल की लिटिगेशन करनी पड़ती है, फिर जाके आपको बड़ा मामूली सा राइट मिलता है हमारी कस्टडी लिटिगेशन में। खैर उस मामले में मिल नहीं पड़ता क्योंकि अब आपको रिजेक्ट करने वाली बात होगी सर। अच्छा ठीक ठीक, समझ नहीं आ रही, ओके। फिर सेक्शन 7 के तहत गार्डियन कोर्ट के पास ये पावर है, किसी शख्स को वो गार्डियन अपॉइंट कर दे, किसी शख्स को वो गार्डियन डिक्लेयर कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 7B है जो डिक्लेरेशन के साथ डील करता है, बट दैट अगेन पर्टेन्स टू द गार्डियनशिप ऑफ द मैटर। इसी तरह सेक्शन 8 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट है जो एक लिटिगेंट को वो प्रोवाइड करती है कि कौन कौन लोग गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दिस सेक्शन पर्टेन्स टू द गार्डियनशिप, लेकिन इसमें कस्टडी भी फॉलो करती है। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा, आप स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बेसिकली 2 सेक्शन सब सेक्शंस पे मुश्तमिल है। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर मींस गार्डियनशिप ऑर्डर और कस्टडी ऑर्डर। So the person desirous of being or claiming to be the guardian of the minor, एक वो शख्स जो desirous है उस बच्चे का गार्डियन मुकर्रर होने के लिए, और any relative or friend of the minor। अब इसमें any relative minor का तो friend कोई भी नहीं होता आमतौर पे, तो any relative जो उसका ब्लड लाइन है, और फ्रेंड ऑफ द माइनर आमतौर पे लीगल पार्लेंस में आप मदर या फादर को कंसिडर करते हैं बीइंग द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। इसी तरह सेक्शन 9 डील करता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को। 1964 में जब फैमिली कोर्ट्स एक्ट नहीं आया था, या 1965 में फैमिली कोर्ट्स रूल्स नहीं डेवलप हुए थे, तो बेसिकली कोर्ट्स सेक्शन 9 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट के तहत टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन फिक्स किया करती थी। लेकिन 1964 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट आ गया, फिर 1965 में फैमिली कोर्ट्स रूल्स बन गए। तो अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इस हवाले से, उसमें जजमेंट आप नोट कीजिए, PLD 2012 PLD 66 सुप्रीम कोर्ट, यस 2012 PLD 66 सुप्रीम कोर्ट। उसमें कैटेगोरिकली ये लॉ लेट डाउन कर दिया गया कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट और द गार्डियन कोर्ट सिर्फ रूल 6 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 डिटरमिन करेगी। सेक्शन 9 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट को वो बाईपास करती है, और उसमें होल्ड कर दिया कि जो बच्चे की जहां पे बच्चा मौजूद होगा, लास्ट पढ़ के आपको बता दूं, लेकिन जजमेंट नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन उसमें यह कि लास्ट रेजिडेंस उसमें मैटर करेगी, या वहां पे कोई हैबिचुअली और फॉर्मली वो बच्चा वहां पे रहता रहा, ये डील करती है। उसमें आपको पढ़ना चाहिए रूल 6 and 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 टू बी रेड विद सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 एंड सेक्शन 9 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट इन जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन कहते हैं कि आप सारे रूल्स और सारे लॉज को जब मिला के पढ़ेंगे तो जो उसका विजडम डेवलप होगी उसको आप लेके चलेंगे इस जजमेंट के तहत। फिर एक बड़ा प्रोमिनेंट सेक्शन है सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट। हमारे में से बहुत बड़ी तादाद, जब मैं भी इस फील्ड में आया था, जब मैंने हैव नॉट टेकन दिस सब्जेक्ट एज माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, तो सेक्शन 12 की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। समझने वाली बात यह है कि सेक्शन 25 डील्स विद परमानेंट कस्टडी एंड सेक्शन 12 डील्स विद इंटरनल कस्टडी। और इंटरनल कस्टडी का मतलब ये है कि जी जब तक लिटिगेशन चल रही है, आर्जी तौर पर इस बच्चे की कस्टडी हमें दे दी जाए जब तक वो लिटिगेशन चल रही है। ये एप्लीकेशन कम से कम भी 1 से 1.5 साल तक चलती है। दोनों फ्री कैम करे, आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर उसका जवाब आएगा, फिर वो कंटेस्ट होगी, और फिर इवेंचुअली हमारी कोर्ट्स का जो एक प्रैक्टिस है वो नॉट ओनली इन लाहौर बल्कि थ्रू पाकिस्तान, स्पेशली इन
एरियाज जो आपके बैक वर्ड एरियाज हैं, बाकी शेखपुरा हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, कसूर हो गया, वहाँ पे एक टेम्पलेट ऑर्डर हमारी कोर्स ने डेवलप कर ली है जो 2 घंटे की विजिटेशन पे आपको वो सेक्शन 12 डिसाइड करते हैं और 2 घंटे की विजिटेशन की ऑर्डर डेवलप कर देते हैं। मेरा इस सिलसिले में ये सवाल ये है कि जब इंटरम कस्टडी कोर्ट मुझे परमानेंट कस्टडी नहीं देती, जब मुझे इंटरम ऑब्वियसली जब मुझे परमानेंट कस्टडी नहीं मिल रही है तो इंटरम कस्टडी भी नहीं मिल सकती, मुमकिन नहीं है। तो ये जो 2 घंटे हैं, अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट जो आपने पढ़ा होगा, बेसिक प्रिंसिपल्स को मुतय्यन करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट दैट एवरी ऑर्डर शैल हैव टू बी वेल रीजनड ऑर्डर, एवरी ऑर्डर शैल हैव टू बी जस्टिफाइड ऑर्डर। सेक्शन 24 आई थिंक ए ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट जो ले डाउन करता है। अब जितने आप सेक्शन 12 के ऑर्डर्स देखेंगे, जब भी आपको फील्ड में नजर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ना तो रीजन बयान की जाती है, ना कोई जस्टिफिकेशन दी जाती है। सिंपल 4 लाइनें लिख के, दिस एप्लीकेशन इज प्रीमैच्योर, दिस इज डिसमिस्ड, however the person is the father of the minor, therefore to allow him, therefore the mother is directed to produce the minor for 2 hours or 3 hours or 4 hours or whatever the duration is within the court premises for the purposes of meeting। अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़े सेक्शन 12 की, इसमें सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 बेसिकली क्रूशल है। अब हम जब लिटिगेशन में जाते हैं, हमारे यहाँ जो आप कह सकते हैं जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, हमारे एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है पर्दा नशीन लेडी का। रेवेन्यू मामला में आपको मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट सेटलमेंट के मामला में मेरे भाई निशांत साहब इस बारे में ज्यादा एलैबोरेट करेंगे। पर्दा नशीन लेडी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत आप पर्दा नशीन लेडी को कोर्ट में नहीं बुला सकते। कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसे कंपेल करे कि वो कोर्ट में पेश हो। पर्दा नशीन लेडी हैज गॉट सर्टेन राइट्स एज वेल। वही पर्दा नशीन लेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में भी मिलता है। सेक्शन 12(1) के तहत जो कोर्ट के पास पावर है वो किसी को भी डायरेक्ट कर सकती है कि जी आप बच्चे को सच एंड सच प्रोड्यूस करें और कितनी देर के लिए प्रोड्यूस करें। अगर सेक्शन 12(2) का आप देखिए तो बड़ा कैटेगोरिकली ली डाउन करते हैं, द माइनर इज द फीमेल who ought not to be compelled to appear in public, the direction under subsection 1 for the protection shall require her to be produced in accordance with the customs and manners of the country। अब ये सेक्शन प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। आप गार्डियन सारे लॉयर्स हैं, मैं बल्कि आपको इनवाइट करूंगा कि आप लोग विजिट कीजिए गार्डियन वार्ड्स का जो विजिटेशन एरिया, जस्ट गो फॉर वंस, देखिए जाके वहां पे क्या हालात है। मसलन वो ये तो फिर बड़ा कमरे से आई थिंक आधा कमरे है, 300-350 बच्चा प्रोड्यूस किया जाता है हर हफ्ते वाले दिन, और वहां पे बाप जमीन पे बैठा हुआ है या नॉन कस्टोडियल पेरेंट मदर है या फादर है, व्हाटएवर दे कैन बी, वो जमीन पे बैठे, जगह कम है, स्केर्सिटी ऑफ प्लेस सिटिंग एरिया, वो जमीन पे बैठ के अपने बच्चों से मुलाकात करें। जो इस सेक्शन को इम्प्लाई होना चाहिए, जब अगर आप जैसे मैंने जिक्र किया कि पर्दा नशीन लेडी का कॉन्सेप्ट है और कानून आपको इजाजत दे रहा है कि उस पब्लिक एरिया में आपको नहीं मिल पाना चाहिए, जो विजिटेशन एरिया वहाँ पे कम से कम 300 बच्चा डेली पेश यानी वीकेंड पे पेश हो रहा है, 300 फादर्स हैं, 300 मदर्स हैं, तो इट बिकम्स ए पब्लिक एरिया, रशी एंड ए पब्लिक एरिया। अब मेरी अक्सर इस सिचुएशन में एजुकेशन ये मैं फॉर द लास्ट अराउंड 14 ईयर्स कर रहा हूँ कि एक बच्ची जो 12 साल की है या 13 साल की है, एक फादर उसके साथ कंफर्टेबल विजिटेशन नहीं कर सकता विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं 3 साल के बच्चे को, मैं 4 साल की बच्ची को या बच्चे को गोद में उठा सकता हूँ, मैं 8 साल की बच्ची को नहीं उठा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मैं उठाता हूँ तो वो कोर्ट तो मुझे एक टेम्पलेट ऑर्डर पास कर देती है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज बीइंग एन ए चाइल्ड्स एडवोकेट, अगर आप उस तरफ देखें, आप वेलफेयर ऑफ माइनर को कंसिडर करते हैं पैरामाउंट कंसिडरेशन। एज ए लॉयर दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माय क्लाइंट। हमें ये सिखाया जाता है अपने जब आप लॉ प्रोफेशन में आते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली फॉरमोस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक अपने क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, बट द चाइल्ड दैट इज इन्वॉल्व इन दिस लिटिगेशन टोटली हेल्पलेस है, टोटली हेल्पलेस है। असूलन तो हमारी कोर्ट्स को या जुडिशियल सिस्टम को, दे शुड एक्ट एज a lawyer of the child or the child's advocate, but they do not। हमारा टेम्पलेट एक प्रैक्टिस चलती है और उसी को लेके चलते हैं। मैं अक्सर अपने यंग लॉयर्स को कहता हूँ कि यू हैव टू एक्ट एज अ चाइल्ड्स एडवोकेट,
अपने क्लाइंट आपका जो भी अपना नरेशन लेकर आए उसे बताएं, बट ऑल्सो उसे एजुकेट करना आपका फर्ज है। वो झगड़ा, वो लड़ाई, क्योंकि ये बेसिकली ईगो, वॉर ऑफ ईगोज होती है। 2-3 साल के बाद मदर भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाती है, फादर भी मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं, वो बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है और उसी हवाले से फिर एलिमिनेशन का भी शिकार होता है और उसी हवाले से ब्रेन वॉशिंग का भी शिकार होता है और इवेंचुअली वो बच्चा either he turns into a psychological develops certain psychological issues or he becomes a drug addict। अगर आपकी फैमिलीज में अगर हम नोट करें, बहुत सारे अब तो ये रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गई है डिवोर्सेस की, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे नॉर्मल नहीं है। वो बच्चों में या तो एग्रेशन बहुत ज्यादा होगी या फिर वो बच्चे डुअल पर्सनालिटी का शिकार होंगे। घर में उनकी पर्सनालिटी कुछ और होगी, बाहर उनकी पर्सनालिटी कुछ और होगी। सच नहीं बोलेंगे, 4 मुख्तलिफ तरह के झूठ या जो भी उनके लाइन ऑफ एक्शन, और दैट इज यूजुअली that happen usually for want of appropriate contact with their one parent or the second parent। एक पेरेंट के पास कस्टडी है, दूसरे पेरेंट के पास 2 hours विजिटेशन है। जिस पेरेंट के पास कस्टडी है, मेड मदर और मेड विद द फादर। मेरी 22 साल की वकालत में मैं अगर अपनी इसके साथ अटैच करके बात करूं तो मैंने कोई ऐसा फादर नहीं देखा जिसने डिवोर्स किया हो अपनी बीवी को और उसने जस्टिफाई ना किया हो अपना, या वो ये ना कहता हो कि मैं बड़ा नेक आदमी था, मेरी वाइफ बड़ी एबीसी है, तो कंडेम किया जाता है। इसी तरह जब सूट ऑफ मेंटेनेंस फाइल होते हैं तो फॉल्स एंड फ्रॉडलेस किस्म के एलिगेशंस साइमल्टेनियसली फाइल किए जाते हैं। रानी था, पैसे नहीं देता था, वगैरह वगैरह। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस तरह की आपकी प्लीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपको करेक्टर असैसिनेशन करने की कतई जरूरत नहीं है। सिंपल खातून अगर कोर्ट में आके कह देगी कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, दैट्स सफिशिएंट, कोर्ट आपको खुदा की डिग्री अलाउ कर देगी। सिंपल एक बाप आगे कह देगी कि मैं इस बच्चे को कस्टडी का इंटरेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ये जितने एलिगेशन आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप ग्रो करते जाएंगे, जितने भी एलिगेशन लगाए जाएंगे उस लिटिगेशन में, दे आर नॉट इवन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स की कोई फाइंडिंग उन एलिगेशंस के ऊपर नहीं आती। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एलिगेशन ओरिएंटेड लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर सेक्शन 15 जैसे मैंने जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियन, एक जॉइंट गार्डियन, बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स हैं व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन इज द कस्टडी, जिसमें फिजिकल पर्सन ऑफ द माइनर इज गिवन टू सम पर्सन। सेकंड वन इज द गार्डियनशिप। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। कस्टडी डील्स विद द लॉ ऑफ निजामत, किसके पास बच्चे की पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। गार्डियनशिप डील्स विद इस्लामिक लॉ ऑफ वलायत, किससे इख्तियार होना चाहिए उस बच्चे के हवाले से डिसीजंस लेने का। मसलन उस बच्चे ने किस स्कूल में पढ़ना है, या मसलन उस बच्चे ने किस जगह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन हासिल करनी है। जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं या बैंक अकाउंट फॉर्म फिल करते हैं तो आपको नजर आता है, वहां पे लिखा होता है फादर ऑब्लिक गार्डियन। तो वो गार्डियन बेसिकली लीगल गार्डियन होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट, बाय इस्लामिक इंजंक्शंस, अ फादर इज कंसिडर्ड ए नेचुरल गार्डियन। बट मैं उस नेचुरल गार्डियनशिप का क्या करूं अगर मैं अपने बच्चे से मिलने स्कूल जा रहा हूं, मेरे खिलाफ FIR हो जाती है, 363 का पर्चा हो जाता है मेरे खिलाफ, बच्चा अगवा करने आ गया, मैं हूं नेचुरल गार्डियन लेकिन मेरे खिलाफ। तो फॉर टू एड्रेस दैट यू नीड टू बिकम, अगर बच्चे की कस्टडी आपके पास नहीं है, to become the guardian or the legal guardian of the minor or the joint legal guardian of the minor। मैं ज्यादातर फोकस इस चीज पे करता हूँ कि बेसिकली both the parents are equal। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, you may disagree with me, but as my understanding, both the parents are equal, so they should have equal rights। मैं इस चीज पे एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग। अभी वो इस स्टेज पे तो शायद आपको हेल्पफुल ना हो, लेकिन जब आप लिटिगेशन, एक्टिव लिटिगेशन में आएंगे, इधर से भी एलिगेशन आ रहा है, उधर से भी एलिगेशन आ रहा है, 2 घंटे की मुलाकात को डिनाई कर रहे हैं, खर्चे पे भी तंग कर रहे हैं, 2 महीने खर्चा नहीं देंगे, एक जनरल प्रैक्टिस किया, तो फिर उस चीज को एड्रेस करने के लिए बेहतर ये है कि आप एक तीसरा रास्ता इंट्रोड्यूस करें, दैट इज फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग, वेयर कस्टडी शुड बी गिवन टू वन ऑफ द पेरेंट एंड मैक्सिमम एक्सेस शुड बी गिवन टू द अदर पेरेंट। विजिटेशन राइट्स के नाम कह लें, जैसे शेयर पेरेंटिंग कह लीजिए। इसी तरह अगर हम इसे आगे लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे लीगल साइड पे एकेडमिक डिबेट इज समथिंग डिफरेंट। 99%, मैं हो सकता है मेरी रेशियो एग्जैजरेटेड हो, लेकिन मोर देन 80% कस्टडी केसेस में गार्डियनशिप इज यूजुअली ग्रांटेड टू द मदर। मांगे या ना मांगे, इट्स इमैटेरियल।
हमारी प्रैक्टिस में कोर्स में बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस होगा जहां पे बाप को गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए। अब जो लॉ की प्रोविजन है, लॉ एंड प्रैक्टिस, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द बोथ। जो प्रैक्टिस है उसके अंदर उन्होंने मैटर्स पर्टेन कर दिए हैं, 4 या 5 आपको शिक्के दे दिए कि जी ये चीजें आपने कंसिडर करनी है, जिसमें इन अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग द गार्डियन ऑफ द माइनर द कोर्ट शेल subject to the provision of this section be guided by what consistently with the law to which the minor is subject। अब ये to which the minor is subject is सब पर्सनल लॉ। बच्चा शिया है, बच्चा कादियानी है, बच्चा सिख है, बच्चा ईसाई है, whichever the religion he would be possessing, तो उस लॉ को कंसिडर करेगी कोर्ट। Second subject area, in considering what will be the welfare of the minor, the court shall have regard to the age, sex, and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian, and his nearness of kin to the minor, the wishes if any of the deceased parent। अब उन्होंने डिफाइन तो कर दी है, लेकिन मुझे आज तक कभी इसमें से कोई एक कंसिडरेशन कंसिडर किए हुए नहीं नजर है। मसलन आपके लाहौर में देयर आर अराउंड 40 फैमिली कोर्ट्स, there are around 5 guardian courts, there is 1 evening court, and in every court more or less हर कोर्ट में 2200-2400 केसेस लगे हैं। आप जरा दीजिए 46 कोर्ट्स को 2200 केसेस ही एवरेज बता रहा हूं। कुछ कोर्ट्स पे 4000 केसेस हैं, कुछ में 3000 केसेस हैं। अगर एवरेज भी रखें तो इनमें से कम आधे केसेस कस्टडी के जरूर हैं, और उन आधे केसेस को अगर बाइफरकेट करें तो दे अराउंड 40,000 केसेस, 40,000 बच्चों के केसेस पेंडिंग है लाहौर में, सिर्फ लाहौर में। देयर आर अराउंड 40 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू पंजाब। देयर आर 40 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 तहसीलें हैं, हर तहसील में 3-4 फैमिली कोर्ट्स हैं। आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा खुद लगा सकते किस लेवल पे ये लिटिगेशन बढ़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में 7 जजेस सिर्फ फैमिली का काम कर रहे हैं, सिर्फ फैमिली का, कोई काम और नहीं हो रहा। 5000 खर्चा लग गया, 3 कर दें, 13 लग गया, 10 कर दें, 2 घंटे की मुलाकात मिली, अब 4 घंटे कर दें। दिस इज द होल लिटिगेशन, और दैट कैन बी रिजॉल्व क्वाइट इजीली। मैं आपको बाद में इसके बाद गाइड करता हूँ। अब इसके बाद सेक्शन 9 है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दो वेरी लिटिल इसकी एप्लीकेशन क्वाइट आप कह सकते हैं रेयरली होती है। इसमें एक प्रोविजन है Section 19, subsection I think B. Nothing in this chapter shall authorize the court to appoint or declare a guardian of the property of minor whose property is under the superintendence of a court of wards, or to appoint or declare a guardian of the person of clause B पे जाइएगा, of a minor whose father is living and is not, in the opinion of the court, unfit to be the guardian of the person of the minor। यानी unless and until a court of appropriate jurisdiction declares a person or declares a father to be unfit, no other person can be appointed as a guardian of the minor। लेकिन practice is altogether different। जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, जैसे आपको मैंने बताया, और that is open to your own visual से आप देख सकते हैं कोर्ट्स में जाके, पंजाब में या लाहौर में स्पेशली मदर को थ्रू प्रैक्टिस वी हैव declared as a natural guardian, though it is only the father is a natural guardian, और जो फादर जिंदा हो उसकी मौजूदगी में किसी और शख्स को आप किसी और शख्स में आप मदर को भी फॉल करेंगे। और आई थिंक देयर इज अ जजमेंट ऑफ जस्टिस बाबर सत्तार ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मोस्ट रिसेंट वन, जिसमें उन्होंने होल्ड किया है, बाकायदा से एलैबोरेटली डिफाइन किया है कि जहां पे बाप जिंदा हो तो कोर्ट इप्सो फैक्टो किसी तीसरे बंदे को गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगी अनलेस अंटिल दैट फादर इज डिक्लेयर्ड अनफिट टू बी अपॉइंटेड एज द गार्डियन ऑफ द माइनर। इसके बाद 24 सेक्शन 24 है जो ड्यूटीज ऑफ द गार्डियन को डील करता है। एक गार्डियन ने जो जिसके पास कस्टडी है वो कौन कौन से अवामिल इख्तियार करेगा, वो कौन कौन से काम करेगा जो कि उस बच्चे की वेलफेयर के हवाले से होंगे, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें एजुकेशन भी है और वो टुगेदर इस तरह के मामला। इसी अब आते हैं सेक्शन 25। दिस इज द ओनली सेक्शन इन द गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट दैट डील्स विद द कस्टडी ऑफ द माइनर। पूरा गार्डियन वॉर्ड्स एक्ट गार्डियन के राइट्स को, गार्डियन की ड्यूटीज को तो डिटरमिन कर रहा है, कस्टडी को सिर्फ ये एक सेक्शन एड्रेस कर रहा है। और इस सेक्शन के तहत मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा इसे। If a ward leaves or is removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of the opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian,
may make an order for his return and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of the guardian. आप सारों को मेरा ये है सजेशन है कि आप तमाम लॉज उठा के देख लें, किसी एक लॉ में कोई एक कोर्ट बच्चे के वारंट इशू नहीं कर सकती. Even Supreme Court cannot issue a warrant of the child, but this section gives the power to the guardian court to issue a warrant in the name of the child. उस बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए उस बच्चे के नाम पे वारंट ऑफ प्रोटेक्शन कोर्ट इशू कर सकती है. सेक्शन 25 कहां पे आप इन्वोक कर सकते हैं? ओनली व्हेन द माइनर इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी. अगर बच्चा आपकी मेरी लॉफुल कस्टडी में है और बच्चा मेरा स्पाउस लेके चला जाता है, ओनली देन वी कैन फाइल वी कैन इन्वोक दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 टू गेट द चाइल्ड बैक. अदरवाइज नहीं. यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपके पास कस्टडी का केस, चाहे झगड़ा होता है तो आप कहते हैं जी मदर के पास बच्चे हैं तो आप ही कस्टडी फाइल कर दें. मदर कैन नॉट, द पर्सन हु इज रिटेनिंग द पर्सन ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट फाइल केस अनलेस द चाइल्ड इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल कस्टडी. और इसी सेक्शन के आगे हम देखेंगे कि सेक्शन सबसेक्शन 2 सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 है जो गार्डियन कोर्ट को पावर्स देते हैं मैजिस्ट्रेरियल. एज एन मैजिस्ट्रेट द गार्डियन कोर्ट एक्सरसाइज पावर्स, और उसमें अरेस्टिंग द, अगेन वही बात आ रही, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग द वार्ड, नॉट द मदर और द फादर, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग द वार्ड. उस बच्चे की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट आप एक्सरसाइज कर सकती है ऑन द पावर्स ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बाय सेक्शन 100 का वारंट जिसे कहा जाता है, वो बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए इशू किया जाता है. फिर शो का नोटिस इशू कर सकती है कोर्ट. ये अभी सर ने कहा कि सेक्शन 100 का वारंट जारी किया जाता है. कौन से लॉ का सेक्शन 100 का वारंट? सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ क्या कहता है? कुछ आइडिया है किसी को, बताना चाहते हो? सीआरपीसी अगर किसी ने पढ़ी हो, सेक्शन 100 का वारंट सेक्शन 100 क्या कहता है और किस तरीके से कस्टडी लॉज में अप्लाई होता है? देखिए, सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बेसिकली सीआरपीसी है जो पावर्स एलोकेट करता है मैजिस्ट्रेट्स को या कोर्ट्स को. उसके तहत आप सेक्शन 100 का वारंट इशू करते हैं और सेक्शन 100 के वारंट की बकायदा उसमें मेंशन्ड है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ शेयर. उसमें सेक्शन 100 का जो वारंट है उसमें आप दो चीजें और भी कर सकते हैं. उसमें आप एंटर, किसी के घर में अगर आपने एंटर होना है तो यू ऑलवेज नीड an authority letter which is usually called as warrant under section 100 to enter into the premises. तो आप सेक्शन 100 का वारंट इशू करवा सकते हैं, शो का नोटिस इशू करवा सकते हैं. अगर उसके बावजूद बच्चा पेश नहीं किया जाता कोर्ट में, अगर कोर्ट बच्चे को बुलाती है कि आप बच्चे को पेश करें, बच्चा कस्टोडियल पेरेंट नहीं पेश करता, और ये आपको लार्ज मेजोरिटी में विजिटेशन राइट्स में इशू फेस करना पड़ेगा जब आप लिटिगेशन में आएंगे, तो आप सबसे पहले शोकॉज नोटिस इशू करवाएंगे कि क्यों आप बच्चा नहीं पेश कर रहे. अगर उसका जवाब नहीं आता देन यू विल गो फॉर इशुएंस ऑफ ए वारंट अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी. फिर भी बच्चा कई दफा पेश नहीं होता, बहुत इगोइस्टिक पेरेंट है, वो नहीं पेश करता, देन यू विल गो फॉर द ग्रांट ऑफ पुलिस असिस्टेंस. क्योंकि मुझे इस वारंट के साथ पहले कोर्ट का जा रहा है, बच्चा नहीं हैंडओवर करे, मुझे पुलिस असिस्टेंस दीजिए. फिर आपको पुलिस असिस्टेंस दी जाएगी, आप बच्चे को लेने जाएंगे, फिर भी बच्चा नहीं आता, फिर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे हाउस ब्रेकिंग की इजाजत दी जाए. वो पुलिस वाला जाएगा वारंट लेके, लेकिन वो घर के बाहर खड़ा होगा, घर के अंदर नहीं एंटर हो सकता. फिर कोर्ट आपको क्या कहते हैं, हाउस लॉक ब्रेकिंग की इजाजत देगी, फिर पुलिस असिस्टेंस देगी, फिर भी बच्चा नहीं, आपको वो पेश करती कस्टोडियल मदर, यानी वो फादर लेके जाता है नॉन कस्टोडियल पेरेंट बच्चा लेने, हाउस ब्रेकिंग भी है, घर का चक्कर भी लगा के आते हैं, फिर भी बच्चा नहीं मिलता, बच्चा के पीछे हो गया होता है. तो फिर देयर आर इन एक्सट्रीम चांसेस केसेस में वो बच्चे की कस्टडी, टेम्परेरी कस्टडी जो सेक्शन 12 के तहत है, वो शिफ्ट कर देती है नॉन कस्टोडियल पेरेंट को एज ए पीनल कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग द माइनर चाइल्ड इन द. अब ये जो सेक्शन 25 है, इसके अंदर 2-3 चीजें और भी है, तो 4 लाइनें हमारे उन्होंने दे दी जी सेक्शन 25 के तहत किसको बच्चा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए. इस सेक्शन 25 में लॉ ऑफ इजानत इन्वॉल्व हो जाता है. अब लॉ ऑफ इजानत जो इस्लामिक इंजंक्शंस के तहत एक लॉ डेवलप हुआ है फ्रॉम एजेस, उसके तहत अगर बच्चा 7 साल का है यानी लड़का है तो प्रेफरेंशियल कस्टडी बाप को मिलनी चाहिए.
और अगर बच्ची आई थिंक 14 साल puberty, अगर बच्ची प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुंची यानी 14 साल से कम है तो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी मदर का। अगर बच्चा 7 साल से कम है लड़के है और फिर प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी मदर का। लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसकी वजह यह कि बहुत सारी जजमेंट्स हैं। होना तो ये चाहिए कि इस्लामिक लॉ फिजाना डेवलप हुआ हुआ है, 7 साल का बच्चा है, आप बच्चा माँ के पास है, माँ से बच्चा ले और आप बाप को दे दें, 7 साल का लॉ को। यहाँ पे लॉ ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर इन्वॉल्व हो जाती है। बेसिक पर्पस कह लें या बेसिक कंसिडरेशन और द पैरामाउंट कंसिडरेशन बिफोर ए कोर्ट इज ऑलवेज द वेलफेयर ऑफ माइनर। और ये इतनी वसी और अरीज टर्म है कि जो मजीद चीज आप इसमें इन्वॉल्व कर दें फ्रॉम द मदर साइड। Basically, as per may disagree with me, but I understand this is the doctrine of welfare of mother instead of a father. ये वेलफेयर ऑफ माइनर कहते हैं, वो वेलफेयर ऑफ माइनर पूरी नहीं होती। जितनी भी जजमेंट्स आप देखेंगे आखिर में एक लाइन मेंशन होगी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स इस सब्जेक्ट के ऊपर है कि द चाइल्ड इज बीन लिविंग फॉर सच एंड सच पीरियड विद द मदर कंटिन्यूअसली एट दिस जंक्चर चेंजिंग हिज कस्टडी वुड बी डेट्रीमेंटल टू हिज वेलफेयर। और वहां पे आगे वो फुल स्टॉप लग जाएगा। उससे पहले बाप के बेतहाशा फजाइल आपको जजमेंट्स में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे तो वो आपको आमतौर पे उस चीज को नहीं कंसिडर किया जाता। सर ये जो सेक्शन 100 की बात थी, यानी इसका प्रोसीजर कुछ ऐसे हुआ कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेक्शन 100 का वारंट जारी किया कि बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए, तो सेक्शन 100 के वारंट के बावजूद बच्चा अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो फिर नॉन कस्टोडियल यानी जिसके पास बच्चे की इजाजत नहीं है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मुझे पुलिस इमदाद दी जाए। पुलिस इमदाद दी जाती है, पुलिस जाती है, लेकिन अगर पुलिस ने भी घर के बाहर से ही वो कहना है अंदर एंटर नहीं होता, वो फिर दोबारा कोर्ट में जाएगा मामला, फिर दोबारा कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप हाउस के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। और अगर तब भी जो बाप है या जो वारंट लेकर जो है उसको अगर बच्चा नहीं मिलता तो फिर कोर्ट प्यूरिटी मेजर ये लेती है कि इंटरनल कस्टडी शिफ्ट कर देती है। सर इस स्टेट पे फिर टू दी एक्सटेंड केस डिसाइड हो जाता है। जैसे सेक्शन 17A में देखते हैं कि अगर बाप खर्चा नहीं जमा कराता तो कोर्ट प्यूनिटिव मेजर्स लेती है और वो एक्स पार्टी डिग्री कर देती है और देन यू विल हैव टू गेट दैट ऑर्डर सस्पेंडेड बाय द अपीलेट कोर्ट। फिर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी और अपीलेट कोर्ट उसे डिसाइड करेगा। बट जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंटरनल कस्टडी डिसाइड करते हुए कोर्ट अलाउ करती है, वो आमतौर पर 1 महीना या 1.5 महीने के लिए वो अलाउ किया जाता है। उससे पहले ही अपील आमतौर पर फाइल हो जाती है। इसके बाद फिर आता है जो मेरे ख्याल में काफी अहम प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 26 ऑफ द गार्डियन लॉ एक्ट। ये सेक्शन डील करता है आपके रिमूवल ऑफ द माइनर को फ्रॉम विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जब आप केस फाइल करते हैं कस्टडी का, कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करती है तो आमतौर पर वो रिस्ट्रेन कर देती है कस्टोडियल पेरेंट को कि जी आपने बच्चे को टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं लेके जाना। और अगर आप बाहर लेके जाना चाहते हैं तो फिर देन यू विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट seeking permission के जी मैं बच्चे को इस पर्पस के लिए लेके जाना चाहता हूँ। When if the court finds it appropriate or plausible, then the court can grant permission। अब इस हवाले से 2023 से पहले तक तो ये लॉ था कि आप बच्चे को रिमूव नहीं कर सकते, neither the custodial parent can remove it nor the non-custodial parent। लेकिन अब आई थिंक कराची हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर आई है, सेक्शन 26 को डील करते हुए उनकी सारी बात ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन भी है, बट a custodial parent can remove the child from the territorial jurisdiction of the court subject for the welfare of the child। अब welfare of child उन्होंने डिफाइन किया कि अगर बच्चे को अगर मदर जस्ट फॉर से डिपार्टमेंट बच्चे की कस्टडी मदर के पास है और मदर को एक अच्छी जॉब या एक अच्छी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट फॉर से डिपार्टमेंट अब्रॉड, तो वो बच्चे को अब्रॉड ले जा सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट से परमिशन ले, सेक्शन 26 की वायलेशन में ले जा सकते हैं। Old guardian and absolute, you are making it this section ineffective in other words। इसके बाद सर सेक्शन 39 से 44 और 45 46 तक 46 तक वीन्स हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्डियन। बच्चे के साथ गार्डियन अपॉइंट हो गया, कोई उसने ब्रीच की, कोई उसकी फाइड्यूशरी ड्यूटीज उसने ब्रीच की, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट for the removal of the guardian under section 39, 40, 41, 40। अब जो इसमें सबसे अहम प्रोविजन जो मैंने देखी है दैट इज सेक्शन 47। सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन अवार्ड दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील्स। इस सेक्शन को मैं यहाँ पे रोकता हूँ
थोड़ा सा आपको साथ लेके चलूंगा फैमिली कोर्ट्स एक्ट की तरफ, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स एक्ट में सेक्शन 14 है जो प्राइमरी राइट ऑफ अपील देता है। लेकिन सेक्शन 14 के तहत जब आप इंटरम स्टेज पे होते हैं, मसलन अभी लिटिगेशन फाइनल नहीं हुई, कंक्लूड नहीं हुई, पेंडिंग है इंटरम स्टेज पे आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ विजिटेशन राइट जस्ट फॉर सिविल कोर्ट में, कोर्ट डिक्लाइन कर देती है और कोर्ट कहती है 2 घंटे के लिए मुलाकात आप कोर्ट में करें, देन यू फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट सेक्शन एंड सेक्शन 14(3) के तहत। अब 14(3) में एक बार है कि इंटरम स्टेज पे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कैनॉट बी अपील्ड अगेंस्ट, यानी सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो कि लेटेस्ट लॉ है सब्जेक्ट के ऊपर, दैट क्रिएट्स ए बार कि आप इंटरम ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। बट सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन लॉज एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट आई 1918 वेयर बाय इसकी क्लॉज जे है, आई थिंक क्लॉज जे, उसकी फर्स्ट प्रोवाइजो है दैट एवरी ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट below the level of district judge is an appealable order। तो जब आप सेक्शन 47 को क्लॉज जे, फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 47 को रीड करते हैं सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज एन अपीलेबल ऑर्डर। और इस हवाले से मेरी अपनी जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस सब्जेक्ट वाज रिपोर्टेड इन 2017, दैट वाज 2017 CLC 1747 लाहौर, जिसमें मैंने होल्ड किया कि जो ऑर्डर्स पास फॉर विजिटेशन आर अपीलेबल ऑर्डर्स। अभी प्रैक्टिकली जो ऑर्डर्स पास इंटरम स्टेज पे जो ऑर्डर पास होते हैं, जैसे मेंटेनेंस फिक्स होता है, दैट इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर, बट एन ऑर्डर फॉर विजिटेशन जो कि अगेन इंटरम स्टेज है, इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ रीडिंग सेक्शन 47 टू बी रेड विद सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। ये दोनों एक्ट्स मिला के पढ़ेंगे तो ये अपीलेबल ऑर्डर बन जाता है। अब हम चलते हैं सेक्शन फैमिली कोर्ट्स एक्ट की तरफ। 1 से लेकर 7 तक प्रिलिमिनरीज हैं, फिर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का जिक्र है। इसी तरह जो आपके प्रोसीजरल मामला आते हैं, कौन सूट फाइल कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर आप रिटन स्टेटमेंट जमा करेंगे, 30 डेज का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आपको नॉलेज होता है तो यू हैव टू रिप्लाई विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अब इसमें जो मैंने जो अहम सेक्शंस देखे हैं वो सेक्शन 12A है, जो बहुत कम लोग इस चीज का एजिटेट करते हैं। अंडर दिस सेक्शन 12A ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, एनी ऑफ द पार्टीज कैन अप्रोच ए हाई कोर्ट इन अ सिविल जुरिसडिक्शन फॉर द इशुएंस ऑफ अ डायरेक्शन टू देयर गार्डियन और फैमिली जज, सब्जेक्ट दैट गार्डियन जज इज नॉट डिसाइडिंग द मैटर विद इन 6 months। 6 महीने तक अगर गार्डियन कोर्ट या फैमिली कोर्ट आपका केस नहीं डिसाइड करती तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर ए डायरेक्शन टू द गार्डियन जज। इन अदर वर्ड्स अगर इसे पढ़ें तो आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन 12 या सेक्शन 17 के तहत कोई भी ऑर्डर अगर गार्डियन कोर्ट पास करती है तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12A। मेंटेनेंस का ऑर्डर लग जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्शन 17 को सेक्शन 12 के साथ मिला के पढ़े तो वो सिर्फ 6 महीने का टाइम है। 6 महीने तक आप पे करने के पाबंद हो। 6 महीने से ज्यादा आपको कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती आप मेंटेनेंस पे करें। वो अलग बात है कि हम हर साल तक पे करते रहते हैं। और इसमें आई थिंक एक जजमेंट भी है जस्टिस अब्बादुर रहमान लोधी की 2012 की। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ आई डोंट हैव दैट जजमेंट। इंशाल्लाह मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ कि आप उसे विजिटेट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट और जो हमने सेक्शन 100 के वारंट की बात की है, वारंट इशू होगा। अब दिस इज द लॉ जिसमें दो चीजें हैं। सेक्शन 16 इसका है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को डील करता है। फैमिली कोर्ट इज द ओनली सिविल कोर्ट विच हैज बीन गिवन द पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट। आमतौर पर सिविल कोर्ट के पास पावर्स नहीं होती, फैमिली कोर्ट के पास है। अब वो पावर कितनी मजेदार है वो देखने वाली चीज है। वो बाकायदा उन्होंने बताया कि किन किन सिचुएशन में फैमिली कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है और वो समझती है कि नहीं मेरी कंटेम्प्ट हो गया तो मैं कंटेम्प्ट नोटिस इशू करूंगी। जिसका लॉ आया था 1964 में, उसका तो ये अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो 2000 रुपए थी। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप वो देख सकते हैं। सेक्शन 16 के तहत फैमिली कोर्ट जो है वो आपको पनिश कर सकती है विद एन अमाउंट ऑफ ₹2000 एज फाइन। लेकिन वो 2000 आजकल मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इतना अहम नहीं रहा, जिसकी वजह से ये कंटेम्पचुअस पावर्स जो है ये तकरीबन फेल हो चुकी हैं और इन्हें इन्वोक करने का फायदा नहीं होता। मैं आपको वो लॉ बता देता हूँ। वैसे सर ये जो
कंटेम्प्ट में अगर प्योरिटी मैयर दिया जाता है तो क्या उसको हम कंडीशन कह सकते हैं? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो प्यूनिटी मैयर आप ले ही नहीं सकते इसमें। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये है जी सेक्शन 16 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। A person shall be guilty of contempt of the court he without lawful excuse। ये तकरीबन 8 एक्सक्यूज उन्होंने बताए। उसमें the family court may forfeit try such contempt and sentence him to a fine not exceeding ₹2000 rupees। एक तरफ आप पूरा प्रोसेस दे रहे हैं दफा 100 के वारंट का, दफा 100 इशू कर सकता है, पुलिस इमदाद इशू कर सकता है, कोर्ट इशू कर सकती है, हाउस ब्रेकिंग का इशू। एक्चुअली तो वो कंटेम्प्ट ही कर रहा है ना, बताओ नहीं बच्चा पेश कर रहा, कंटेम्प्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट इसकी 2000 रुपए। दोनों कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन जिसे नहीं पता वो खेल जाता है, जिसे पता वो नहीं खेल सकता। जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि वो पनिशमेंट है, तो एक्चुअली वो पनिशमेंट ही डिस्क्वालिफिकेशन तो बनती है इसके तहत। पनिशमेंट तो होगी, बात तो होगी, लेकिन दिस मेक्स द होल प्रैक्टिस इनइफेक्टिव। प्रैक्टिकली ये इनइफेक्टिव आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन, इसमें तीसरी प्रोविजन जो सबसे अहम है, दैट इज सेक्शन 17 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, whereunder the court has the jurisdiction to fix interim maintenance and permanent maintenance। सेक्शन 17 के तहत इंटरम मेंटेनेंस लगती है, वो जो भी कोर्ट कंसिडर करती है उसके मुताबिक। और फिर 17A के तहत अगर वो मेंटेनेंस 14 बाय द 14th ऑफ ईच मंथ नहीं पे की जाती तो वो राइट क्लोज करती है आपका, और जो आपने मांगा होता है उसके मुताबिक वो मेंटेनेंस फिक्स कर देती है, फाइनल कर देती है, आमतौर पर वो टूटती भी नहीं। इसके अंदर एक प्रोविजन है 17A के अंदर जो इंट्रोड्यूस की गई 2015 में, जो भी अमाउंट कोर्ट फिक्स कर रही है मेंटेनेंस की, दैट इज सब्जेक्ट टू 10% एनुअल इंक्रीमेंट। दिस एनुअल इंक्रीमेंट जो सब्जेक्ट है ये डिफाइन नहीं है। इसके हवाले से जो प्रोविजन है वो ये कहती है कि द अमाउंट फिक्स बाय द कोर्ट शैल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एनुअली। जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है इस लिटिगेशन में, फैमिली लिटिगेशन में जब हम देखते हैं, तो वो ये जब आप मदर की साइड से आते हैं तो आप कहते हैं कि दैट इंक्रीमेंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब मुझे बच्चे का खर्चा लग गया 20,000 रुपए, कोर्ट कहती है 10% आप एनुअल इनकम एनुअली देंगे, बट दैट 20,000 हम जब लॉयर्स हैं, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो कहते हैं जी 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप कैलकुलेट करें। वेयर एज द लॉ सेज दैट 10,000 या जो भी मेंटेनेंस फिक्स हुआ दैट शैल हैव टू बी कैलकुलेटेड ऑन इट्स प्रिंसिपल बेसिस। 10 पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 10,000 पे 10% लगेगा, 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तीसरे साल उस 11 पे 10% नहीं बढ़ेगा, एक्चुअली उस 10,000 पे 10% बढ़ेगा। द अमाउंट फिक्स बाय द कोर्ट, जो पहली दफा कोर्ट ने फिक्स कर दी, उसके ऊपर 10% बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं होगा कि पहले साल 10% बढ़ा, 10,000 के ऊपर तो 11 हो गया, अगले साल 11,000 पे 10% नहीं लगेगा, या उससे अगले साल 12,000 पे 10% नहीं लगेगा, एक्चुअली वो 10,000 सर बढ़ेगा 10,000 पे, 10,000 बस वो आगे जब भी बढ़ता जाएगा वो 10,000 पे 10% बढ़ा। पहले साल 10 था, दूसरे साल 11 हो गया, तीसरे साल 12 हो गया, चौथे साल 13 हो गया, इस तरह 100 अगर तीसरे साल अगर 13,000 है, हाँ, उसका 10% नहीं 10,000 सर 10,000 वो पढ़ देता हूँ मैं, ऑर्डर जिस अमाउंट का हुआ होगा जी एनुअली उसी का इंक्रीज होना है, उसी को ही इंक्रीज होना चाहिए। 10%। तो मतलब एक साल आपका 10,000 था, उसका 10% 11,000 होगा। अगले साल तो फिर आपका 10,000 का 10% होगा ना? हाँ 10 11,000 ही रहेगा। ये देखिए, ये है 17A की प्रोविजन है। आई वुड फाइनल इंटरम पे नहीं लगता। I would request all of you to go and do read this provision of section 17A, subsection 4 of the Family Courts Act. It says subsection 3 and 4. If the family court does not prescribe the annual increase in the maintenance fixed by the court shall automatically stand increase at the rate of 10% each year. For the purpose of fixing the maintenance, the family court may summon the relevant documentary evidence from it. इसके बाद सेक्शन 17A(3) के तहत वो 10% अमाउंट बढ़ेगी जो कोर्ट ने फिक्स किया। इसमें एक रूल है CPC का, इंटरेस्ट पेंडेंटे लाइट, मलिक साहब बताएंगे, मैं ज्यादा उसमें नहीं कॉम्पिटेंट हूँ। उसमें होल्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आई विल शेयर दैट जजमेंट अगेन, अनफॉर्चुनेटली मैं बताएंगे नहीं था आज। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
कि जो कोर्ट ने डिग्री पास कर दी वंस, अगर कोर्ट उसमें मेंशन नहीं करती कि ये अमाउंट जो कैलकुलेट होगी ये कंपाउंड पे होगी या प्रिंसिपल अमाउंट होगी, तो दैट अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो कोर्ट ने फिक्स कर दी। आई थिंक जस्टिस रहीम कमाल शेख की भी एक जजमेंट ऐसी सब्जेक्ट पर 2002 YLR 2379, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, वो भी जरूर देखिएगा। उसमें भी होल्ड ये किया गया द कैलकुलेशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट ऑन द कंपाउंड। इसके बाद बहुत सारे केसेस जब हम फैमिली के देखते हैं तो उसमें हम नोट करते हैं कि जब फादर की तरफ से एप्लीकेशन का जवाब आता है, जो सूट फाइल होता है मेंटेनेंस का, उसका हम जवाब देते हैं, उस जवाब में हम गोल मोल सी बात करते हैं। हम अपना कोशिश ये की जाती है प्रैक्टिकली कि हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम ना एक्सपोज करना पड़े बहुत सारे केसेस में। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेचर ने आपको एक प्रोविजन दे दी है 17A(4) कि एनी द कोर्ट कैन for the purposes of fixing the maintenance, the family court may summon the relevant documentary evidence from any organization, body or authority to determine the state and resources of it, except income tax department, except FPR. You can file an application for summoning the record of his salary or source of income from any other body. सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आप नहीं कर सकते, क्योंकि there is a statutory bar in income tax ordinance, that is 226 of the income tax ordinance, कंफर्म नहीं है, जिसके तहत वो डिस्क्लोज करने से उन्हें रोका गया कि आपने किसी के पर्सनल डिटेल या क्रेडेंशियल्स डिस्क्लोज नहीं करने। बाकी आप किसी भी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी इसके रिकॉर्ड में आया स्टडी का, और वो बाउंड है वो डिपार्टमेंट उस कोर्ट को डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह इसमें जो लास्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक जो प्रैक्टिकली यूज होता है सेक्शन, दैट इज सेक्शन 25B। सेक्शन 25A डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ केसेस। आप सेक्शन फैमिली कोर्ट एक्ट में जब केस ट्रांसफर करने के लिए सेशन कोर्ट जाते हैं तो आप सेक्शन 151 या CPC नहीं अप्लाई करते, आप सेक्शन 25A को अप्लाई करते हैं, इसे इन्वोक करते हैं और इसके तहत आप केसेस ट्रांसफर के लिए लेके जाते हैं। और जब आपने स्टे लेना होता है किसी केस में, then you do not invoke the provisions of CPC or CR. You usually have to invoke the jurisdiction of the court under section 25B of the Family Courts Act. ये तो हो गया जी law. This is to the extent of law. इसके अलावा अगर हम देखें जो प्रैक्टिस है उसमें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब लिटिगेशन स्टार्ट होती है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बताया, as per my understanding, the separation or the divorce is always between spouses. It is never between parents. जो मैंने पहले शुरू में बात की थी, that each of you should not only protect the interests of your client, but also protect the interests of your interests of the child involved in this litigation. There are multiple psychological reports जो इस सब्जेक्ट को डील कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी 2 या 3 मंगवाई है रिपोर्ट्स। ऐसे बच्चे जो एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट डिनाइल का शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्रिमिनल बन जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इम्बैलेंस पर्सनालिटी का शिकार हो। इवेंचुअली ये बच्चा जो इस लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, दिस इज टू बी वन ऑफ अस। आज नहीं है, 20 साल के बाद इसी बच्चे ने ग्रो करके या तो एडवोकेट बनना है या जज बनना है या जो भी बनेगा, भारत यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज दैट चाइल्ड। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड। जैसे मैंने गुजारिश की, द सेपरेशन इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस। अ चाइल्ड हैज नॉट टू प्ले एनी रोल। ये लीगल साइड पे नहीं है, हट के बात कह रहा हूँ, सोशल साइड पे उस बच्चे का कोई रोल नहीं है उस लिटिगेशन। That child must not be deprived of having a reasonable access to either of the parents. मेरी निकाह मैंने तलाक दे दी, मैंने तलाक बीवी को दी, मैंने तलाक अपनी बच्ची को या बच्चे को नहीं दी, मैंने खुदा ले लिया, मैंने खुद अपने शौहर से दिया, मैंने अपने बच्चे से नहीं दिया। इस्लामिक इंजंक्शंस में मैं लेके जाऊंगा 2 मिनट आपको आखिरी फाइनल से कंक्लूड कर रहा हूँ। ये चारों लॉज हैं, 2 लॉज बेसिकली डायरेक्टली चाइल्ड कस्टडी को डील कर रहे हैं, दैट इज गार्डियन वॉच एक्ट एंड फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। फैमिली कोर्ट्स रूल्स थोड़ा से डील करते हैं, फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस डील करता है खुलाशुदा के मामला को, खर्चे के मामला। बट नाइदर ऑफ द लॉस, चारों कवानीन में कोई एक प्रोविजन ऐसी नहीं है जो रेगुलेट करे कि उस बच्चे की अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट से कितनी देर की मुलाकात होनी चाहिए। नाइदर द ड्यूरेशन कैन बी असर्टेन, नाइदर द फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमिन्ड।
नॉन कस्टोडियल पेरेंट में बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं जहां पे बाप नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी लॉ राइट देता है फॉर द ग्रांट ऑफ एक्सेस। इसके ऊपर लेटेस्ट जजमेंट जो मेरी ही जजमेंट रिपोर्ट हुई है, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट व्हिच हेल्ड wherein it has been held that a grandparent, real grandparent is to be considered as a parent for the purposes of visitation। जो मैं visitation की बार बार बात कर रहा हूँ, ये visitation इंट्रोड्यूस की आपकी लेजिस्लेचर ने 2015 में as a right, और that right has been allowed in is available in item number 5 of the schedule attached with the family court act। एक schedule, दो schedules attached हैं, उसके तहत आपको विजिटेशन का राइट अलाउ किया गया। इंटरम इंजंक्शन कस्टडी ऑलरेडी चल रही है सेक्शन 12 के तहत। आप देखेंगे अगर आप में से कुछ लोग पाकिस्तान लॉ साइट को फॉलो कर रहे हैं तो 2017 से पहले कोई डायरेक्ट जजमेंट नहीं थी लाहौर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की जो विजिटेशन राइट्स के स्केड्यूल को डिटरमिन करती। 2 घंटे की मुलाकात है, 4 कर दें, 4 की 3 कर दें, बस इसी पे चल रहा था। 2017 CLC 1747 और फर्स्ट जजमेंट जिसमें ओवरनाइट स्टे का कॉन्सेप्ट पहली दफा आया। फिर 2018 MLD 1592 दूसरी जजमेंट थी जिसमें कॉन्सेप्ट आया कि 6.5 साल प्लस के बच्चे को कोर्ट विजिटेशन नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी गिवन एट होम। और उसमें उन्होंने होल्ड किया कि बेटर द चाइल्ड वंस ही क्रॉसेस द एज ऑफ 6 years he should be given maximum access and the court premises is not a conducive place for the purposes of visitation। इसके बाद 2018 MLD 2018 PLD क्वेटा 44 आई जिसमें ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जी 3 साल के बच्चे को घर की विजिटेशन है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट 2018 SCMR 1991 आया जिसमें एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इक्वली बैलेंस विजिटेशन का। फिर अभी लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस उमर हुसैन की है ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने दैट इज शाहिद वजीर वर्सेस ADG, आपको LHC की साइट के ऊपर मिलेगी, उसमें उन्होंने होल्ड किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली बैलेंस विजिटेशन की। इक्वल बैलेंस होना चाहिए विजिटेशन, इट शुड नॉट बी 2, 4, 6 घंटे, so that the child should get a maximum opportunity to understand his non-consensual side of parent। वो 2 घंटे में सिर्फ पहचान सकता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरे चाचा है, मेरा फूफा है, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं डेवलप कर सकता। तो बेटर अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन दिस जजमेंट कि उसे मैक्सिमम एक्सेस दें so that he could develop a relationship with the non-consensual side of the parent। This is my message। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? पंखा बंद करना है, आवाज नहीं आती। सॉरी मैम, बात नहीं सुन रहा। Fixes or it prescribes a limitation of 6 months। वो 6 महीने तक ड्यूरेबल है, उसके बाद दोबारा ऑर्डर पास कर दे मैं पेमेंट करने के लिए पाबंद हूँ। Within that period of 6 months, once that period is expired, I am not bound if we read the provisions of section 17A to be read with section 12A of the Family Court Act। प्रैक्टिस तो सर यहाँ पे 9 साल से केसेस चल रहे हैं, 8 साल से चल रहे हैं। No, I would correct you, the dispute between a wife and the husband। What about disputes which comes between real parents and adopted parents? Real parents and adopted parents, what kind of dispute is I that? think there is no concept of adoption. No, there in is, Pakistan. yeah, you are right, there is practically no concept of adoption in Pakistan। Not only Pakistan, there is no concept of adoption in Islam even। आपके भाई या बहन है वो, बट मसला ये है कि पाकिस्तान में बेतहाशा बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को या तो हम मुआशरे का शिकार होने छोड़ दें या फिर ये कि उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाए। तो उस एडॉप्शन ऑप्शन एक फैमिली अनफॉर्चुनेटली वो नहीं अल्लाह की तरफ से उन्हें औलाद मिली तो वो क्या करेगा, उसे एक बच्चा मिलता है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट ए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। वो गार्डियन अपॉइंट होगा उस बच्चे का, एज एन गार्डियन एक्ट करेगा। बहुत सारी फैमिलीज है जो उस बच्चे को नाम भी दे देती हैं। तो उसके उस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें प्यूटेटिव फादर को राइट दे दिया गया है कि अगर एक बंदा अपना नाम किसी बच्चे को दे देता है तो सिर्फ वो बंदा चैलेंज कर सकता है अपनी जिंदगी में। उस मतलब मेरा एक बच्चा अडॉप्ट किया, मैंने उसे अपना नाम दे दिया, उसका फादर बन गया, अदरवाइज आप फादर का नाम जानते हुए चेंज नहीं कर सकते कानून में।
जुर्म है, FIR हो जाती है। लेकिन मैं अगर एक बच्चे को लेपालक बच्चा लेता हूँ, उसे मैं अडॉप्ट करता हूँ और उसे अपना नाम दे देता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता हूँ नादरा के, कल मेरी और औलाद पैदा हो जाती है, 2-3 बच्चे और होते हैं, तो ये नहीं होगा कि जो बाद में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो उस बच्चे को जिसे मैंने अडॉप्ट किया था उसका पेटर्निटी को चैलेंज कर सकते हैं। दे कैन नॉट। The express term is used as putative father. Only the father जिसने अडॉप्ट किया वो चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जजमेंट 2019 की है, जस्टिस काजी फाइज हिस्सा जी फाइज हिस्सा साहब की जजमेंट है इसके ऊपर। अच्छा सर, इन्हीं के क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल रहा है। सर ये चलाओ गर्मी ज्यादा है भाई, मेरे को सुन लूंगा। अगर एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं वो बच्चा उनके पास है, रियल पेरेंट्स वो अगर क्लेम कर दें और कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए तो क्या वो भी सर देखिए, जाएगा? मुझे लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन कुछ यही था, यही क्वेश्चन है ना। देखिए versus adopted। there is two school of thoughts. One set of judges understand कि जी बच्चा उसने surrender कर दिया, forgo कर दिया, and the child has developed his bonding with the adoptive parents। बस कर देते हैं वो उन केसेस में ज्यादा है जिन केस में बच्चे आप पिछले 6 साल से 7 साल से 10 साल से पेरेंट्स के पास adoptive parents के पास रह रहे हैं। The kids have developed their bonding with them, the kids have developed their sentiments। उन केसेस में कोर्स बच्चे को ओरिजिनल पेरेंट को नहीं हैंडल करती, ओरिजिनल पेरेंट को कहा जाता है कि आप मुलाकात वगैरह करें। उन केसेस में जहाँ पे बच्चे रिसेंटली रिमूव हुए और बीवी की बहन या भाई या शौहर ने अपनी बहन या भाई को बचा दे दिया और बीवी ने मुझे याद है कि जाती है, तो फिर वहां पे वो पोस्ट कंसिडर करती है वेलफेयर ऑफ माइनर को देखते हुए कि जी बच्चा वापस कर दिया जाए। वो कुछ केसेस में हाईकोर्ट की डाइवर्जेंट जजमेंट्स हैं सब्जेक्ट के ऊपर। कोई जाती राय लेकिन यह कि पेरेंट को बच्चा हैंड ओवर कर दिया जाए और फोल्ड गो कर दे कस्टडी को, then they should not be given that permission. It's up to you. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है कि इधर से क्वेश्चन आए? सर जैसे आपने बताया कि खुलाव के केस में जो है बीवी है वो इस्लामाबाद में जाते हैं, जैसे भी ये होता है कि ये सब जो औरतों से वो मुझे पता है, आगे चलो। सर अगर वो अगर उसको प्रूव ना कर सके तो वो उसको डिक्लेयर सर प्रूफ हो ही नहीं सकते क्योंकि कोर्ट इशू ही नहीं फ्रेम करती इन इल्जामात पे। अब देखिए ना, हमारे ये कमाल है इस माशरे का कि खुदा आप एक्स पार्टी एड्रेस पे भेजें, मुझे नहीं पता, आपने खुदा का केस फाइल किया, जाली एड्रेस पे फाइल किया, जाली नाम के साथ फाइल किया, मेरी खुला हुई, कोर्ट की डिग्री होगी, मेरी खुला हुई मालदा लिटिगेशन, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना उसके खिलाफ अपील मेंटेनेबल है ना रेट फाइल हो सकती है, तो बस खुला होगी तो बहुत जेल करें, तो जेल नहीं करेंगे, डेफिनेशन किस चीज की? वो ये कहना चाह रहे थे कि खुला में एक क्लेम तो फाइल की होगी सर नहीं, 10 इल्जामात लगाए होंगे, लेकिन डेफेमेशन में कोर्ट में का केस है ना, किसी को पता चला ना, किसी को डिफेम कैसे हुआ? आपने क्या कहना कि जज साहब के आगे में बदनाम कर सकते हैं, बनेगा कुछ नहीं, फीस बन जाएगी आपकी, केस का कुछ नहीं बनेगा, है जी? नहीं, फीस बन जाएगी बच्चे की अच्छी खासी, बिल भी फाइल होगी, फिर रिट भी होगी। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं, वो जरा आपने जवाब देना है। एक केस फाइल हुआ मेंटेनेंस का, खातून की तरफ से केस फाइल हुआ, बच्चा भी था कि बच्चे को 50,000 रुपया महाना मेंटेनेंस की पे करे। बाप उस केस में पेश होता है, बाप कहता है कि मैं 50,000 कहाँ से दूं, मेरी तो अपनी इनकम जो है वो 20,000 रुपया है। माँ ने उस केस में कहा था कि ये जो बाप है इसकी इनकम है 1.5 लाख रुपया, बाप ने आकर कहा कि मेरी इनकम है 50,000 रुपया। आप जरा थोड़ा सा गाइड कीजिए, आप अगर फीमेल के वकील हैं और फीमेल कहती है कि इसकी तो सैलरी 1.5 लाख है, वो आकर कहता है कि मेरी सैलरी 50,000 है। अब कोर्ट को नहीं पता और उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया कि जिससे पता चले इसकी सैलरी 50,000 है, इसकी सैलरी 1.5 लाख है। अब आप में से कोई बताएं, आप अगर उस फीमेल के वकील हो तो आप क्या करेंगे? एक मिनट दो, आपकी तरफ आते हैं, मुझे पता था आपके जवाब देंगे, पहले सर किसी और को मौका ना दें जरा। हाँ बताइए। पीछे बैठे डाई वाले बंडी से, डाई वाले के टाई वाले उसका
रहन सहन के लिए तो फिर कुछ दिन उनके घर जाकर स्टे करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, नीचे BMW गाड़ी खड़ी हो, ऊपर कोर्ट में आकर फटा हुआ कुछ पजामा पहन ले, धोखा देते ना लोग। चले चले, फिर भी आपने कुछ तो जवाब दिया। और कोई अगर, ये हम डिस्कस कर चुके हुए इसमें, ये डिस्कस किया, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं पूछा, आप बताना चाह रही हैं। अदर देन FBR, डाउट यही था आपका जवाब? चलें, वेरी गुड। यही था कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को, ये सर किसी भी डिपार्टमेंट से मुराद कोई प्राइवेट अदारा भी है, सरकारी अदारा भी है, एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी, एनी एम्प्लॉयर, ठीक है। चले, एक क्वेश्चन तो वेरी गुड ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन, एक फादर ने कस्टडी की पिटीशन फाइल की। अच्छा, जब भी कस्टडी की पिटीशन फाइल की जाती है उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल की जाती है। वो एप्लीकेशन किस चीज की होनी चाहिए? इंटरम कस्टडी, इंटरम कस्टडी। अच्छा, इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन अगर डिसमिस होगी, खारिज हो गई है और आप उस पिटीशनर के वकील हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उसे? ये भी हम मेरा ख्याल है कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एडवाइस करने से अपील पे लेके जाए, अपील फ्रॉम आर्टिकल एक्ट। Is this order appealable? Under section 47 of the Guardian Laws Act, Family Code, section 14 of the Family Code. तो सर आपका क्या ओपिनियन है कि अगर कोई इंटरम ऑर्डर है, खासकर इंटरम ऑर्डर की बात हम नहीं करते क्योंकि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ तो रिट वैसे ही मेंटेनेबल कहते हैं कि नहीं है, लेकिन ये जो विजिटेशन राइट की या इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन है, ये अगर डिसमिस होती है तो उसके खिलाफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर मेंटेनेबल है। मैं सर ये सजेशन दूंगा अपने तमाम भाइयों को कि आप इंटरम कस्टडी को मत असेल कीजिए, मत चैलेंज कीजिए। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इंटरम कस्टडी नहीं शिफ्ट होती अगर स्टैटिस्टिक्स सामने रखें। ऑलवेज गो फॉर विजिटेशन राइट्स, और यू शुड बी स्पेसिफिक कि आप मांग क्या रहे हैं कोर्ट से। यू शुड क्लेम मैक्सिमम एक्सेस। फ्राइडे को बचा दे दें एक कुरान जिसमें आप में से जिस दोस्त ने सूरत बकरा पढ़ रखी है उसकी आयत नंबर 233 से उसके छोटा सा सेगमेंट है that says that no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. As I stated, there are 4 laws regulating family matters, but there is neither of the provision that encapsulate the frequency, duration of the visitation with the father. You would be saying कि सारी बात visitation पे कर रहे हैं, but that is the essence in this whole litigation. अगर आप बच्चे को एक्सेस नहीं देते for some duration of time, for घंटे की एक मुलाकात है, तो देर आर साइमल्टेनियसली उस बच्ची की ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है, एंड दैट चाइल्ड सर्टेनली वुड गो अगेंस्ट द फादर। हमारे एक प्रैक्टिस है, बच्चे से भागे पीटा, बेटा आपने किसके पास जाना है, 7-8 साल, तो जिसके पास वो रह रहे उसी के पास जाना, दूसरे के पास तो इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। तो इसी तरह इसमें सेकंड जो सब्जेक्ट में जैसे पुराने की इंजंक्शन है, इसी तरह एक हदीस नबी है, 2 हदीस नबी है। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरे वालिद मेरी सामान में से, तिजारत के माल में से मेरी इजाजत के बगैर चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें रोका जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जो बाप वालिद थे वो आते हुए रजिया शेर पाड़े थे, रो रहे थे और शेर पाड़े थे, मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत लगाई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही के जरिए पहुंचे उनके रजिया शेर, एंड होली प्रॉफिट स्टार्टेड वीपिंग एज वेल, गाड़ी उनकी भीग गई। उस वक्त अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप के। दिस वॉज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इंजंक्शन। और आप में से जो दोस्त फौजदारी काम करते हैं उन्हें पता होगा कि बाप अगर अपने बेटे को कत्ल कर दे तो बाप पे हद वाजिब नहीं है, हद नहीं लगती बाप पे। एक चीज, दूसरी चीज, दो दिस hadith that I'm sharing with you is not related to the subject, but once a person approached Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, asked him, who amongst my parents deserve more of my companionship? And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your mother. Thrice this question was put to him, and thrice the answer was your mother. And the 4th time when this question was put, then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said your father. Now the law is silent, absolutely silent. 4 laws are dealing with the matter, but they are silent as to the frequency, as to the duration, as to the appropriate contact. We can seek guidance from Holy Quran, we can seek guidance from Hadith al-Nabi, save in accordance with the provisions of Article 227 of the Constitution of Pakistan,
which lays down where the law is silent, the court can seek guidance from Islamic injunction. And these ayat of Holy Quran and Sahih Hadith of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam can be considered as an Islamic injunction, as per my understanding. So there are 720 hours in a month. If we take wisdom from this Hadith and Nabi and Quranic ayat, give 3 parts of the time to the mother. At least 1 part should be given to the father, and that 1 part constitutes a period of 186 hours in a month. Meaning thereby कि अगर इससे 186 घंटे एक बाप को दे दिया, that constitutes 8 days. यहाँ पे जो हमारे यहाँ लिटिगेशन चल रही है वो 8 दिन 8 साल में नहीं बच्चा अपने बाप से मिल पाता, तो उसका डैमेज डायरेक्टली वो यूनिट ऑफ सोसाइटी हो रहा है, उससे आप लोगों ने बचा इंस्टेंटेड टू दिस लेक्चर नॉट कनेक्टेड। मुझे पता है कि मेरे भाई नाराज भी हो रहे हैं क्योंकि आप सारे हैं यंग लॉ ग्रेजुएट्स। जो मैं बात कर रहा हूँ ये जब आप फील्ड में आएंगे तब आपको नजर आएगा कि यार ये हो क्या है। तो आप वकील तो है ही हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप सोशली भी एक्टिव रहें। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं